आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई, इसकी चर्चा आजकल हर जगह है। ऑफिस की मीटिंग से लेकर दोस्तों की गपशप तक ऐसा लगता है कि एआई हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल देगा। बिल्कुल। लेकिन भारत जैसे विशाल और जटिल देश के लिए इसके असल मायने क्या हैं? आज हम किसी टेक मैगजीन की नहीं बल्कि भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के अध्याय 14 की गहराइयों में उतर रहे हैं। इसका शीर्षक है भारत में एआई इकोसिस्टम का विकास, आगे की दिशा। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत की रणनीति क्या है, असली अवसर क्या है और वो कौन सी बड़ी दीवारें हैं जिन्हें हमें लांघना होगा। बिल्कुल। और इस चर्चा की सबसे खास बात यह है कि हम एआई को सिर्फ एक तकनीक के तौर पर नहीं देख रहे हैं। ये सर्वेक्षण इसे पूरी तरह से मतलब आर्थिक और विकास के चश्मे से देखता है। इसका मकसद फैंसी गैजेट्स की बात करना नहीं है, बल्कि उन बुनियादी सवालों का जवाब खोजना है जो भारत के भविष्य को तय करेंगे। हमारी नौकरियों का क्या होगा? हाँ, सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारे पास इसे चलाने की ताकत है और हम इसे नियंत्रित कैसे करेंगे? तो अगर हम भारत के एआई सपने को एक मिशन की तरह देखें, तो रिपोर्ट के हिसाब से हमारे सामने 3 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, जैसा आपने कहा, नौकरियों का सवाल, मतलब इसका हम पर क्या असर होगा। दूसरी, इसे चलाने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी मशीनें और डेटा। और तीसरी, सबसे जरूरी, इंसान यानी हमारे कौशल और इसे चलाने के नियम कानून। हाँ बिल्कुल। चलिए एक एक करके इन चुनौतियों को समझते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े डर से, नौकरियां। ये डर लाजमी है। रिपोर्ट की शुरुआत एक दिलचस्प आंकड़े से होती है। मैकिन्जी के एक सर्वे के मुताबिक भारत की ज्यादातर बड़ी कंपनियां किसी न किसी रूप में पहले से ही एआई का इस्तेमाल कर रही हैं। अच्छा। हाँ, तो ये अब कोई भविष्य की बात नहीं रही है, ये आज की हकीकत है। और जब भी कोई कंपनी एआई अपनाती है तो एक बुनियादी आर्थिक सवाल खड़ा होता है, पूंजी बनाम श्रम। मतलब अगर कोई कंपनी 100 लोगों को ग्राहक सेवा के लिए रखती है, तो अब वो सोचेगी कि क्यों ना एक एआई चैटबॉट लगा लिया जाए जो शायद 50 लोगों का काम अकेले कर ले। सही। इससे कंपनी का पैसा तो बचेगा, लेकिन उन 50 लोगों की नौकरी का क्या होगा? क्या यही है पूंजी बनाम श्रम की सीधी लड़ाई? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एआई जो है वो पूंजी यानी मशीन या टेक्नोलॉजी की उत्पादकता को कई गुना बढ़ा देता है। तो इससे कंपनियों को एक मजबूत प्रोत्साहन मिलता है कि वो श्रम यानी इंसानों की जगह एआई का इस्तेमाल करें, खासकर उन नौकरियों में जहां काम दोहराव वाला होता है। एग्जैक्टली। रिपोर्ट इसी संतुलन को साधने की बात करती है। एक तरफ एआई से उत्पादकता बढ़ानी है, तो दूसरी तरफ ये भी देखना है कि विकास का फायदा सब तक पहुंचे। ये तो क्लासिक सवाल है। इस बारे में डेटा क्या कहता है? मुझे पता है कि रिपोर्ट में अमेरिकी सेवा क्षेत्र पर एक दिलचस्प अध्ययन का जिक्र है, जहां एआई का इस्तेमाल हमसे कहीं ज्यादा हो चुका है। वहां क्या देखने को मिला? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सबूत है, क्योंकि अमेरिका हमें भविष्य की एक झलक दे सकता है और विश्लेषण एक बहुत ही पेचीदा तस्वीर पेश करता है। ऐसा नहीं हुआ कि जेनरेटिव एआई के आने से अचानक लाखों नौकरियां चली गई। असल में पेशेवर और व्यावसायिक सेवा क्षेत्र में कुल रोजगार तो बढ़ा, लेकिन यहाँ एक बहुत बारीक और जरूरी बात है, आर्थिक विकास के साथ रोजगार बढ़ने की जो रफ्तार थी वो धीमी हो गई। एक मिनट, इसे थोड़ा और आसान करते हैं। मतलब अगर पहले अर्थव्यवस्था 10% बढ़ती थी और 100 नई नौकरियां पैदा होती थी, हाँ। तो अब अर्थव्यवस्था 10% बढ़ रही है, लेकिन शायद 70 या 80 नई नौकरियां ही पैदा हो रही हैं। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि समय के साथ आर्थिक विकास कम श्रम केंद्रित होता जा रहा है। ये कोई अचानक आने वाला भूकंप नहीं है, बल्कि जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है, ये एक शांत स्थिर बहाव है। धीरे धीरे बिना शोर मचाए नौकरियों का क्षरण। हाँ, और भारत जैसी सेवा आधारित अर्थव्यवस्था के लिए ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये एक धीमी लहर है जो शायद ज्यादा खतरनाक है। तो ये कोई अचानक आने वाला झटका नहीं, बल्कि एक धीमा क्षरण है। ये तो सच में ज्यादा डरावना है। चलिए अब दूसरी बड़ी चुनौती पर आते हैं, मशीनें। इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, मान लीजिए हम एआई को अपनाना चाहते हैं, लेकिन क्या हमारे पास इसे चलाने के लिए जरूरी हार्डवेयर है? मेरा मतलब है एआई डेटा सेंटर और कंप्यूटिंग पावर। इस मामले में हम कहाँ खड़े हैं? ये एक ऐसी बाधा है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन ये शायद सबसे बड़ी है। सर्वेक्षण एक बहुत बड़े और चौंकाने वाले अंतर की ओर इशारा करता है। दुनिया भर में 70% से ज्यादा डेटा सेंटर अमीर देशों में हैं। अच्छा। और अब ये आंकड़ा सुनिए,
भारत दुनिया का लगभग 20% डेटा उत्पन्न करता है। 20%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, लेकिन हमारे पास वैश्विक डेटा सेंटरों का केवल 3% हिस्सा है। एक मिनट, क्या? ये आंकड़ा तो सच में चौंकाने वाला है। हम दुनिया का 20% डेटा पैदा कर रहे हैं, लेकिन उसे रखने की जगह हमारे पास सिर्फ 3% है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारा ज्यादातर डेटा देश के बाहर दूसरे देशों में स्टोर हो रहा है। इसके क्या खतरे हो सकते हैं? इसके कई पहलू हैं। एक तो डेटा संप्रभुता का सवाल है, मतलब हमारे अपने डेटा पर हमारा कितना नियंत्रण है। सही बात है। दूसरा, ये एक बहुत बड़ा आर्थिक अवसर है जिसे हम खो रहे हैं। अगर हम अपने डेटा को यहीं स्टोर और प्रोसेस करें तो इससे एक पूरा नया उद्योग खड़ा हो सकता है। और हाँ, रिपोर्ट ये भी बताती है कि ये डेटा सेंटर बिजली के भूखे होते हैं। आने वाले सालों में इनकी बिजली की खपत कई गुना बढ़ने का अनुमान है, जो हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक अलग चुनौती है। तो डेटा सेंटर तो हो गई जगह, लेकिन एआई को चलाने वाला दिमाग यानी जीपीयू, उसका क्या? मैंने सुना है कि ये बहुत महंगे और मुश्किल से मिलते हैं। आप इसे ऐसे समझिए, अगर एआई एक सुपर इंटेलिजेंट इंसान है तो जीपीयू वो दिमाग है जो उसे सोचने की असाधारण शक्ति देता है। और अभी ये दिमाग बनाने वाली दुनिया में कुछ ही कंपनियां हैं और उनकी सप्लाई बहुत सीमित है। अच्छा। रिपोर्ट में दिखाया गया है कि अगर हम अपनी एआई महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं तो हमें हजारों लाखों ऐसे जीपीयूज की जरूरत होगी। यहाँ हमारे सामने एक दुविधा खड़ी होती है। कैसी दुविधा? क्या हम इन कीमती जीपीयूज को घरेलू इस्तेमाल के लिए रखें ताकि हमारा अपना एआई इकोसिस्टम मजबूत हो, या इन्हें निर्यात करके तुरंत पैसा कमाएं? ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक सवाल है। सही बात है। मतलब अगर हमारे पास दुनिया की सबसे तेज कार का इंजन यानी जीपीयू आ भी जाए तो उसे चलाने के लिए पेट्रोल भी तो चाहिए, और एआई के लिए वो पेट्रोल है डेटा। बिल्कुल। इस मामले में हम कहाँ खड़े हैं? ये एक और चुनौती है। सर्वेक्षण हमें बताता है कि भारत में उच्च गुणवत्ता वाले साफ सुथरे ट्रेनिंग डेटा को तैयार करने पर केंद्रित स्टार्टअप्स अभी तक बड़े पैमाने पर सामने नहीं आए हैं। देखिए, डेटा इकट्ठा करना एक बात है, लेकिन उसे एआई मॉडल के लिए उपयोगी बनाना, उसे लेबल करना, उसे क्यूरेट करना, ये बिल्कुल अलग और मेहनत का काम है। हाँ, ये तो है। डेटा एक रणनीतिक संसाधन है और जब तक हम इस पर काम करने वाला जमीनी स्तर का इकोसिस्टम नहीं बनाते, तब तक हम इस दौड़ में पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीर तो थोड़ी चिंताजनक लगती है। कंप्यूटिंग पावर की कमी, डेटा स्टोरेज की कमी और अच्छी क्वालिटी के डेटा की भी कमी। ये सुनकर तो लगता है कि ये खेल बहुत महंगा है। तो क्या हमें गूगल या ओपन एआई जैसी कंपनियों से सीधी टक्कर लेने के लिए अपने विशाल अरबों डॉलर वाले मॉडल बनाने की जरूरत है, या कोई और रास्ता भी है? बिल्कुल है, और यहीं पर ये रिपोर्ट भारत के लिए एक बहुत ही दिलचस्प और अनोखा रास्ता सुझाती है। ये इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा आइडिया हो सकता है। अच्छा, वो क्या है? रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि जो ओपन सोर्स मॉडल्स हैं, यानी जो सबके लिए फ्री में उपलब्ध हैं, वो अब बंद और महंगे प्रोप्राइटरी मॉडल्स को जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं। अरे वाह! उनका परफॉर्मेंस गैप बहुत तेजी से कम हो रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें गूगल या ओपन एआई जैसी कंपनियों से सीधी टक्कर लेने की जरूरत ही नहीं है? जरूरत ही नहीं है कि हम अरबों डॉलर खर्च किए बिना भी एआई की दौड़ में शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, और यही इस रिपोर्ट का सबसे शक्तिशाली आइडिया है, जिसे उन्होंने मितव्ययी एआई या फ्रूगल एआई कहा है। फ्रूगल एआई? ये भारत का जुगाड़ वाला इनोवेशन माइंडसेट है, लेकिन एआई के लिए। सोचिए, हम दुनिया के सबसे महंगे मॉडल बनाने की रेस छोड़ दें और पहले से मौजूद बेहतरीन ओपन सोर्स तकनीक का इस्तेमाल करके ऐसे एआई बनाएं जो हमारे किसानों, छोटे दुकानदारों या स्थानीय भाषाओं की समस्याओं को सुलझाएं। ये रास्ता सिर्फ सस्ता नहीं, बल्कि शायद हमारे लिए ज्यादा असरदार भी हो सकता है। वाह, ये मितव्ययी एआई का आइडिया तो वाकई कमाल का है। ये बहुत भारतीय लगता है, कम संसाधनों में ज्यादा काम करना। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं कि असल में कैसा दिखेगा? जरूर। कल्पना कीजिए कि हम एक ऐसा एआई मॉडल बनाते हैं जो किसी बड़ी वैश्विक समस्या को हल नहीं करता। ठीक है। बल्कि महाराष्ट्र के किसी खास इलाके में कपास की फसल में लगने वाली बीमारियों की पहचान करता है, वो भी स्थानीय मराठी बोली में किसानों के सवालों का जवाब देकर। अच्छा। या फिर एक ऐसा एआई जो छोटे किराना स्टोर के मालिक को ये बताने में मदद करता है कि उसे अपनी दुकान में अगला सामान कौन सा रखना चाहिए, उसके इलाके की मांग के हिसाब से। सही है। ये वो समस्याएं हैं जिन्हें कोई बड़ी वैश्विक कंपनी हल नहीं करेगी, लेकिन ये हमारे लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बना सकती हैं। यही मितव्ययी एआई की ताकत है। ये तो गेम चेंजर हो सकता है। तो हमने नौकरियों की चुनौती को समझा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बाधाओं को देखा और मितव्ययी एआई के रूप में एक संभावित भारतीय रणनीति को भी पहचाना।
अब आते हैं तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी पर, इंसान। ये सब करने के लिए हमारे लोगों को किन स्किल्स या कौशल की जरूरत होगी? अगर एआई बहुत सारे दिमागी काम कर सकता है, तो हम इंसानों के लिए क्या बचेगा? यहीं पर रिपोर्ट का फोकस एक बहुत जरूरी दिशा में मुड़ता है। सर्वेक्षण बताता है कि जब नियोक्ताओं यानी नौकरी देने वालों से पूछा गया, तो उन्होंने सिर्फ तकनीकी कौशल जैसे कोडिंग या डेटा साइंस पर जोर नहीं दिया। अच्छा, तो फिर किस पर दिया? इससे कहीं ज्यादा वे बुनियादी कौशल पर जोर दे रहे थे। बुनियादी कौशल जैसे कि महत्वपूर्ण सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग, रचनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी, हाँ, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस और सहयोग कोलैबोरेशन। एआई संचालित अर्थव्यवस्था में असली मानवीय मूल्य उन क्षेत्रों में है जहां एआई आज भी संघर्ष करता है। मतलब एआई तथ्य बता सकता है, लेकिन क्या सही है और क्या गलत ये तय करने के लिए महत्वपूर्ण सोच चाहिए। एआई पैटर्न बना सकता है, लेकिन कुछ बिल्कुल नया और मौलिक बनाने के लिए रचनात्मकता चाहिए। सही बात है। एआई डेटा प्रोसेस कर सकता है, लेकिन एक टीम को प्रेरित करने के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सहयोग की क्षमता चाहिए। लेकिन ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये व्यवहारिक है? हमारे एजुकेशन सिस्टम में तो आज भी रटने पर बहुत जोर दिया जाता है। क्या हम रातों रात करोड़ों लोगों को क्रिटिकल थिंकर या क्रिएटिव बना सकते हैं? ये चुनौती जमीनी स्तर पर कितनी बड़ी है? ये बहुत बड़ी चुनौती है और रिपोर्ट इसे स्वीकार करती है। ये कोई स्विच नहीं है जिसे हम चालू या बंद कर सकते हैं। ये हमारी शिक्षा प्रणाली और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में एक बुनियादी बदलाव की मांग करता है। सही। चुनौती सिर्फ लोगों को कोडिंग सिखाने की नहीं है, बल्कि इन मुख्य मानवीय क्षमताओं को हमारी शिक्षा के केंद्र में लाने की है। ये एक लंबी और कठिन प्रक्रिया होगी। बिल्कुल। तो हमारे पास तकनीक है, एक रणनीति है और मानवीय चुनौतियां भी हैं। लेकिन ये एक विशाल और शक्तिशाली जहाज की तरह है। इसे चलाने के लिए एक कप्तान और नियम कानून भी तो चाहिए। हाँ, गवर्नेंस। हाँ, इस पूरे इकोसिस्टम को चलाने के लिए यानी शासन के बारे में रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट इस पर बहुत गंभीरता से विचार करती है और कुछ ठोस संस्थागत संरचनाओं का प्रस्ताव करती है। एक प्रमुख विचार भारत के लिए एक एआई आर्थिक परिषद बनाने का है। एक और समिति? नहीं, ये कोई और सरकारी समिति बनाने की बात नहीं है। इसका मकसद बहुत स्पष्ट है। क्या मकसद है इसका? इसका मकसद है एक केंद्रीय तंत्र बनाना जो रणनीति का मार्गदर्शन करे, विभिन्न मंत्रालयों जैसे आईटी, कॉमर्स, शिक्षा और निजी क्षेत्र के बीच तालमेल स्थापित करे। आज एआई पर हर कोई अपने अपने तरीके से काम कर रहा है। हाँ, सब अलग अलग दिशाओं में। ये परिषद सुनिश्चित करेगी कि एआई का विकास देश के बड़े आर्थिक लक्ष्यों के अनुरूप हो। ये टुकड़ों में काम करने के बजाय एक एकीकृत राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश है। और जाहिर है सुरक्षा और जोखिम भी एक बड़ा मुद्दा होगा। गलत सूचना, एल्गोरिदम में भेदभाव, डेटा प्राइवेसी, इन सब के बारे में क्या? बिल्कुल। अध्याय एआई सुरक्षा और जोखिमों पर एक पूरा खंड समर्पित करता है। यहाँ लक्ष्य बहुत नाजुक है। हमें ऐसे सुरक्षा उपाय बनाने हैं जो नवाचार को दबाएं नहीं। अच्छा। ये जिम्मेदार एआई विकास के लिए एक रूपरेखा बनाने के बारे में है, ताकि हम तकनीक के लाभों को उसके संभावित नुकसानों के साथ संतुलित कर सकें। हमें एक ऐसा माहौल बनाना है जहां प्रयोग को बढ़ावा मिले, लेकिन अनैतिक उपयोग पर लगाम भी कसी जा सके। तो कुल मिलाकर अगर मैं इस पूरी चर्चा को समेटूं, तो भारत एआई के मामले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर है। हाँ। अपार संभावनाएं हैं, खासकर मितव्ययी एआई जैसे अनोखे भारतीय रास्ते के साथ। हाँ। लेकिन कंप्यूटिंग पावर, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों के कौशल विकास में बहुत बड़ी और वास्तविक बाधाएं भी हैं। बिल्कुल है। आगे का रास्ता व्यवहारिक लगता है। ओपन सोर्स मॉडल का लाभ उठाना, बुनियादी मानवीय कौशल पे ध्यान केंद्रित करना और एक मजबूत शासन संरचना का निर्माण करना। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। ये एक संतुलनकारी कार्य है। सर्वेक्षण भारत के एआई भविष्य के लिए एक चरणबद्ध रोड मैप प्रस्तुत करता है। ये रातों रात नहीं होगा। पहला चरण है बुनियादी क्षमता का निर्माण, यानी डेटा सेंटर, जीपीयू और कौशल। दूसरा चरण है इसे अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में व्यापक रूप से अपनाना, और अंतिम लक्ष्य है वैश्विक नेतृत्व हासिल करना। लेकिन अपनी शर्तों पे। हाँ, अपनी शर्तों पे, अपनी ताकतों के साथ। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। ये एक बेहतरीन नजरिया है। सर्वेक्षण इस बात पर भी चर्चा करता है कि कैसे एआई रोजगार और आर्थिक विकास के बीच के उस पुराने स्थापित संबंध को हमेशा के लिए बदल सकता है। सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार ये हो सकता है, जैसे जैसे एआई हमारे नियमित दिमागी कार्यों को संभालता जाएगा, भविष्य में उत्पादक या प्रोडक्टिव होने का क्या मतलब होगा? क्या हमें काम के मूल्य की हमारी परिभाषा को
उन चीजों से आगे ले जाने की जरूरत होगी जिन्हें केवल शुद्ध आर्थिक उत्पादन में मापा जा सकता है, और रचनात्मकता, देखभाल और सामुदायिक जुड़ाव जैसी चीजों को अधिक महत्व देना होगा।